नमस्कार, मैं एडवोकेट गगन शर्मा लॉयर्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर 8 रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टीज, सेक्शन 111 से लेके सेक्शन 124 तक आते हैं इसमें, और देखते हैं ये चैप्टर में क्या समझाता है। बेसिकली इस चैप्टर का पर्पस है कि जब हम किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ होते हैं, मतलब स्टेट यहाँ पे कंट्री से है, मतलब ट्रीटी के थ्रू हमने उनके साथ कोई संबंध बनाया हुआ है, तो हमारे उनके साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग को, सिविल प्रोसीडिंग को फॉलो करने के कुछ प्रोसीजर होते हैं। उसमें किस तरीके से हम प्रॉपर्टी को फॉरफीट कर सकते हैं और किस तरीके से हम आगे के अरेंजमेंट कर सकते हैं, इस चैप्टर में सेक्शन वाइज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर 8 सेक्शन 111। सेक्शन 111 डेफिनेशंस बता रहा है। डेफिनेशंस में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को बताया गया है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स का मतलब एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया में आ जाता है जिसके अरेंजमेंट किए गए भारतीय सरकार ने विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री थ्रू ट्रीटी और अदरवाइज, ऐसा मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताया। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचान करना। पहचान करना मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रूफ दैट प्रॉपर्टी वाज डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी की पहचान करना जो किसी अपराध के लिए प्रयोग की गई या अपराध की वजह से बनाई गई, उसको आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मींस एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज ए रिजल्ट क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी से जो प्रॉपर्टी, क्रिमिनल एक्टिविटी से हमने पैसा कमाया और उस प्रोसीड से हमने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और उसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को भी आइडेंटिफाई करना इसी का ही पार्ट आता है। प्रॉपर्टी मींस कैसी भी प्रॉपर्टी, चाहे इनकॉर्पोरियल है या कॉर्पोरियल है, मूवेबल है इनमूवेबल है, टेंजिबल इंटेंजिबल, and deeds and instruments evidencing title to interest in such property or assets derived or used in the commission of an offense and include property obtained through proceeds of crime। ये डेफिनेशन है प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। ट्रेसिंग मतलब डिटरमिनिंग द नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशंस, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ डेफिनेशन हमारी बताई गई। 112 के अंदर हमारा हेडिंग है इसकी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। हमें, जैसे कि मैंने बताया कि हमें किसी चीज की आवश्यकता है और उसके लिए हमें अरेंजमेंट कंट्री के साथ संबंध बताना है, तो हम उधर चिट्ठी लिख के उधर की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की। और इन्वेस्टिगेशन ठीक उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हम इंडिया में अपनी इन्वेस्टिगेशन किया करते हैं। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 इसका बता रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, किसी भी ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एप्लीकेशन अगर बनाई जाती है, लिखी जाती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा या उसके सुपीरियर रैंक ऑफिसर के द्वारा, कि जिस कंट्री को हम चिट्ठी लिख रहे हैं उधर कोई पुख्ता सबूत है, राइट, और प्लेस ऑफ आउटसाइड इंडिया है वो कंट्री, और एनी क्रिमिनल कोर्ट इसको इशू कर सकती है लेटर को टू ए कोर्ट और एन अथॉरिटी इन दैट कंट्री। जो लेटर है वो क्रिमिनल कोर्ट भी लिख सकता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उसका सुपीरियर भी लिख सकता है। किसको लिखा जाएगा? अथॉरिटी इन दैट कंट्री और प्लेस कॉम्पिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट। उस अथॉरिटी को या उस कोर्ट को लिखा जाएगा जो इस तरीके की चिट्ठी का जवाब दे सकता है, ऑथोराइज है इससे डील करने के लिए। तो क्यों लिखी जाएगी चिट्ठी? रिक्वेस्ट टू एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जिस व्यक्ति के ऊपर आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से पूछताछ करेंगे, समझेंगे कि उस केस से रिलेटेड उससे क्या क्या चीजें बरामद की जा सकती हैं, उसकी स्टेटमेंट रखी जाएगी एग्जामिनेशन के दौरान में, और उससे कहा जाएगा कि इससे संबंधित कोई अगर आपके पास दस्तावेज है या कोई वस्तु है जो आपके पोजेशन में है इस केस से संबंधित, तो आप वो सारे के सारे आप चीजें हमारे सामने लेके आओ और उन सब वस्तुओं को फॉरवर्ड किया जाएगा विद ऑथेंटिकेट कॉपीज और द थिंग्स ऑफ कलेक्टेड टू द कोर्ट इशूइंग सच लेटर। और जो लेटर इशू कर रही है कोर्ट उसके पास उसको प्रस्तुत किया जाएगा। अगला हमारा सबसेक्शन आता है
लेटर ऑफ रिक्वेस्ट उसी तरीके से ट्रांसमिट किया जाएगा एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कहती है। और सब सेक्शन 1 में जो भी हमें डॉक्यूमेंट रिसीव हो रहे हैं या जो भी हम स्टेटमेंट रिसीव कर रहे हैं, वो जो कोर्ट हमारे बिहाफ पे कर रही है, वो एक एविडेंस के तौर पे कलेक्ट किया जाएगा और उसी के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सेक्शन 113 पे आ जाते हैं। सेक्शन 113, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए कोर्ट और एज एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब पहले हमने लेटर भेजा, अब लेटर हमारे पास आ रहा है। जिस तरीके से हमने उनको ट्रीटमेंट दी थी, अब उन्होंने हमारे केस को ट्रीटमेंट दी थी, अब वैसे ही हम भी उनके केस को ट्रीटमेंट देंगे। उनके भी सारे के सारे सब सेक्शन हम 113 में पढ़ लेते हैं। जैसे ही हमारे पास उनका लेटर आता है किसी अथॉरिटी से या उस कंट्री से जो इंडिया के बाहर है और जो कॉम्पिटेंट है उसको इशू करने के लिए, प्लेस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, जैसे हमने उनको कहा था, और थिंग्स इन रिलेशन टू ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन दैट कंट्री प्लेस, सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ इट थिंक फिट्स क्या करेगी, वो जो लेटर है उसको चीफ सीजीएम को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको फॉरवर्ड कर देगी, उनको अपॉइंट कर देगी। हु शैल देयर अपॉन सम्मन द पर्सन, वो आगे सम्मन करेंगे उस बंदे को और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और द कॉज द डॉक्यूमेंट एंड थिंग टू बी प्रोड्यूस, सब कुछ वो करेंगे जैसे हमने अपने केस में दूसरी कंट्री से करवाया था। या वो लेटर भेज देंगे पुलिस ऑफिसर को कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, ये लेटर हमारे पास आया, देखो इस कैसा अपराध हुआ है और ये किस तरीके से अपराध किया गया है। Who shall thereupon investigate into the offense in the same manner as if offense had been committed within India। उसी तरीके से अपराध की जानकारी लेगा जैसे वो अपराध इंडिया में ही हुआ है। सब सेक्शन 2 बताता है ऑल द एविडेंस टेकन और कलेक्टेड अंडर सब सेक्शन 1, जो भी एविडेंस हमने सब सेक्शन 1 में लिए गए हैं उसकी ऑथेंटिकेटेड कॉपीज, जो भी सामान हमने कलेक्ट किया है, चाहे वो मजिस्ट्रेट द्वारा फॉरवर्ड किया गया या पुलिस ऑफिसर द्वारा किया गया, जैसा भी केस है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस कोर्ट को देगी जो अथॉरिटी थी उस लेटर को इशू करने की, या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डीम फिट करती है उस मैनर में उसको लेटर को पहुंचाया जाएगा। सेक्शन 114 कहता है असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन। अभी तक तो वस्तुओं की बात हो रही थी, रिकॉर्ड की हो रही थी, एविडेंस की बात हो रही थी, अब बात हो रही है कि अगर हमें किसी को वहां से उठवाना हो तो हमारे प्रोसीजर क्या है। सेक्शन 114 बताता है जहां पे भारतीय कोर्ट is in a relation to a criminal matter, desire that a warrant for arrest of any person to attend or produce a document or other things issued by it shall be executed any place in contracting state। जहां हम चाह रहे हैं कि हम वारंट ऑफ अरेस्ट बंदे का वहां करें या डॉक्यूमेंट वहां पे प्रोड्यूस कराएं जो इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, वो डुप्लीकेट वारंट इस तरीके से उस कोर्ट को और जज को मजिस्ट्रेट को थ्रू सच अथॉरिटी भेजेगी जैसे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में स्पेसिफिक किया गया ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट, जैसा भी केस होगा, और हम अपने वो लेटर को उधर की अथॉरिटी को भेजेंगे। सेकंड सबसेक्शन बताता है इफ इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन इंक्वायरी इनटू द ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ऑफेंस की इंक्वायरी के दौरान, an application is made by the investigating officer or any officer superior in rank to the investigating officer that the attendance of a person who is in a place in a contracting state is required। अगर लेटर में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जिस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर हम एक चिट्ठी भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, वहां पे इस बंदे की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है in connection with such investigation or inquiry and the court is satisfied that such attendance is so required, और कोर्ट को भी ऐसा रहता है उसकी अटेंडेंस रिक्वायर्ड, इट शैल इशू ए सम्मन और वारंट इन डुप्लीकेट अगेंस्ट द सेड person to such court, judge or magistrate in such form as the central government may by notification specify in this behalf to cause the same to be served or executed। तो उसको हम लेटर वेटर सब भेज देंगे। Subsection 3, where a court in India in relation to a criminal matter has received a warrant for a, अब बात आ रही है where court in India in relation to a criminal matter has received a warrant for arrest of any person। अब हमने रिसीव किया है वारंट को कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ
requiring him to attend and produce a document or other thing in that court or before any other investigating agency issued by a court, judge or magistrate in a contracting state, the same shall be executed as if it is warrant received by it from another court in India for execution within its local limit. जैसे एक कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर ही एक कोर्ट जब संबंध देती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है, सेम वे में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से अगर हमारे पास कोई वारंट आया है किसी पर्सन के लिए, तो हमारे देश की पुलिस अधिकारी उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे जैसे हम अपने खुद के देश के लिए करते हैं। सबसेक्शन 4 बताता है इसके हिसाब से जब हम कॉन्ट्रैक्टिंग सबसेक्शन 3 के हिसाब से जब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है जो इंडिया में प्रिजनर है, द कोर्ट इन इंडिया और द सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज सच कंडीशन एज दैट कोर्ट और गवर्नमेंट में डीम फिट, उसमें कंडीशन लगा के उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 बता रहा है वेयर द पर्सन ट्रांसफर टू इंडिया पर्सुएंट टू सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के हिसाब से अगर वहां से कोई इंडिया में बंदा आता है और सबसेक्शन 2 इज ए प्रिजनर इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, वो वहां पे प्रिजनर था, द कोर्ट इन इंडिया शैल इंश्योर दैट द कंडीशन सब्जेक्ट टू व्हिच द प्रिजनर इज ट्रांसफर टू इंडिया आर कंप्लाइड विद, तो उन्होंने जो कंडीशंस लगाई हैं इसको ट्रांसफर करने की उसको हम कंप्लाई करें, ये भारतीय सरकार की ये उस समय जिम्मेदारी बन जाती है। विद एंड सच प्रिजनर शैल बी केप्ट इन सच कस्टडी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट इन राइटिंग, तो उसकी कंडीशन जो गाइडलाइन से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके हिसाब से उसको कस्टडी में रखा जाएगा। सेक्शन 115 पे आ जाते हैं असिस्टेंस इन रिलेशन इन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। हमने सेक्शन 7 के अंदर 110 के अंदर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट पढ़े थे, ये सब डिटेल के अंदर उसके चल रहे हैं कैसे कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी को अटैच कर देना या उसको फॉरफिट कर देना, उसके अरेंजमेंट हमारे साथ क्या क्या है। जब भी कोर्ट को, भारतीय कोर्ट को ये लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड है और विश्वास किया जा सकता है जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई है वो या तो ड्राइव हुई है या ऑब्टेन हुई है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने कोई अपराध किया है, तो वो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट या फॉरफीचर ऑफ सच प्रॉपर्टी कर सकती है, फॉरफीचर ऑफ सच प्रॉपर्टी या अटैचमेंट की ऑर्डर कर सकती है, जैसा भी कोर्ट को फिट लगता है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 116 से 122 बोथ इंक्लूसिव है। सब सेक्शन 2 बताता है जहां पे कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट लगाया है या फॉरफीचर का लगाया है अंडर सबसेक्शन 1 और सच प्रॉपर्टी जो है वो सस्पेक्टेड है टू बी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जैसे मैंने बताया बाहर की किसी देश के साथ जिससे हमारी ट्रीटी हो रखी है वो प्रॉपर्टी वहां पे है, द कोर्ट में इशू ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कोर्ट और एन अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर, तो वो कहेगी कि आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करो, जैसे कि आपको विजय माल्या का केस सबको पता होगा, उसकी प्रॉपर्टी पे अटैचमेंट के उसको बाहर लाने के लिए लगातार कई प्रयास कर रहे हैं और भारतीय देश के अंदर भारतीय सरकार और यूके की सरकार के बीच में जैसे संबंध है जैसे ट्रीटीज है उसके अनुसार उस पर कार्यवाही आज की डेट में करी जा रही है। सब सेक्शन 3 बता रहा है अगर हमें बाहर की कंट्री से यहाँ पे रिक्वेस्ट लेटर आती है अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया ड्राइव्ड और ऑब्टेन के लिए जो किसी ऑफेंस से हुई है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉरवर्ड सच लेटर टू रिक्वेस्ट टू द कोर्ट, वो लेटर कोर्ट को भेज देगी और कोर्ट अकॉर्डिंग टू द जो हमारे प्रोविजंस हैं जैसा उसको फिट लगता है एग्जीक्यूट करेगी। सेक्शन 116 से 122 दोनों इंक्लूसिव है इसके अंदर। एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स, और जो कोई लॉ एट द टाइम बिंग इन्फोर्स है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। सेक्शन 116 पे आते हैं हम, आइडेंटिफाइंग अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई करना कि अनलॉफुली एक्वायर्ड की गई थी प्रॉपर्टी क्या क्या है। द कोर्ट शैल अंडर सबसेक्शन 1 और ऑन रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 115, सेक्शन 115 के सबसेक्शन 1 और 3 के अनुसार अगर कोई लेटर हमें प्राप्त हुआ है वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर देगी जो कम से कम सब इंस्पेक्टर के रैंक का हो, सारे वो स्टेप जो नेसेसरी है ट्रेसिंग और आइडेंटिफाइंग सच प्रॉपर्टी के लिए वो अपनी कार्यवाही चालू करे। राइट। सबसेक्शन 2 बता रहा है स्टेप्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 में इंक्लूड एनी इंक्वायरी, investigation or survey in respect of any person, place, property, asset, documents, book of accounts in any bank or public financial institution or any other relevant matter, इस तरीके की वो स्टेप्स बताए गए हैं, ऐसे कार्यवाही की जा सकती है। Any inquiry, investigation or survey referred in both in subsection 2 shall be carried out by officer mentioned in subsection 1 in accordance with such direction issued by the said court in this behalf। थर्ड को और फर्दर एक्सप्लेन कर दिया है
कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के हिसाब से ऑफिसर अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को कैरी फॉरवर्ड करेगा। 117 पे आ जाते हैं हम। सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को सीज करना है उसको अटैच कर देना। उसके अंदर क्या आते हैं हमारे, कुल मिला के दो सबसेक्शन आते हैं। तो अगर 116 के तहत जो ऑफिसर अपनी इंक्वायरी कर रहा है उसको ये विश्वास हो जाता है कि जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ये कार्रवाई की जा रही है, राइट, इज लाइकली टू बी कंसील्ड, कुछ चीज छुपा रहा है और कुछ छुप के ट्रांसफर कर रहा है, और डेल्ट विद इन एनी मैनर विच विल रिजल्ट इन डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी, मतलब वो अब वो प्रॉपर्टी बेचने में लगा हुआ है और वो छुप के काम कर रहा है। ही में मेक एन ऑर्डर फॉर सीजिंग सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है कौन, इन्वेस्टिंग ऑफिसर। एंड वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज सच प्रॉपर्टी, जहां हम उसको प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकते, वो एक ऑर्डर पास कर देगा और उसको प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा और डायरेक्ट कर देगा ये प्रॉपर्टी ना तो ट्रांसफर हो सकती है ना किसी तरीके से इसके ऊपर कोई डील हो सकती है, एक्सेप्ट विद इन द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर, पहले ऑफिसर की परमिशन लेंगे तब जाके इस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। मेकिंग सच ऑर्डर एंड कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन कंसर्न, उस बंदे को भी दे दिया जाएगा, ये लो पकड़ो लेटर, अब इस प्रॉपर्टी को ना बेच सकते हो ना इस प्रॉपर्टी पे आप कोई कार्रवाई कर सकते हो। एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव नो इफेक्ट अनलेस द सेड ऑर्डर इज कन्फर्म्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द सेड कोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days ऑफ इट्स बीइंग मेड। सबसेक्शन 1 में जो ऑर्डर बनाया गया है इफेक्ट तब तक नहीं रहेगा जब तक वो विद इन 30 days किसी कोर्ट के द्वारा भी कंफर्म ना किया जाए। तो ऑफिसर को टेम्परेरी पावर है, परमानेंट पावर कोर्ट के पास है, कोर्ट की ऑर्डर को ही मेन कंसिडर किया जाएगा। 30 days का टाइम दिया गया है। सेक्शन 118 पे आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फॉरफिटेड अंडर दिस चैप्टर। अब आपने प्रॉपर्टी सीज कर ली है, फॉरफिट कर दिया है, तो मैनेजमेंट कैसी होगी इसकी, आप उसके लिए देखरेख करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करेंगे, डीएम इसको नियुक्त करेगा जहां वो प्रॉपर्टी है, और किसी भी व्यक्ति को वो डीएम नॉमिनेट कर सकता है फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर्टी के लिए। सबसेक्शन 1 में जो एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट होगा वो क्या करेगा, शैल रिसीव एंड मैनेज द प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच द ऑर्डर हैज बीन मेड, जैसा ऑर्डर बनाया गया प्रॉपर्टी का रख रखाव सेम उसी तरीके से किया जाएगा अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 117 और सेक्शन अंडर सेक्शन 120 इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कानून बनाया गया वैसे देख रेख रख रखाव करेगा। और वो ऐसे भी उपाय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। The administrator shall also take such measures, ऐसे measures भी कर सकता है as the central government में direct, जैसे central government direct कर रही है to dispose of the property, अगर central government अगर इस property को बेच दो जो forfeit की गई है तो वो उसके arrangement भी कर सकता है। ये management का part था। 119 बता रहे हैं notice of forfeiture of property। अब सेक्शन 116 के तहत इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सर्वे के तहत क्या पता चलता है, कोर्ट को ये रीजन मिल जाता है कि ये जो प्रोसीड प्रॉपर्टी की जो प्रोसीड्स जो प्रॉपर्टी है आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब अपराध करके हमने जो पैसा इकट्ठा किया उससे प्रॉपर्टी बनाया है, तो उस पर एक नोटिस सर्व कर दिया जाएगा, उसको विद इन 30 days के अंदर बुलाया जाएगा कि आप कोर्ट में आओ और सोर्स ऑफ इनकम बताओ, अर्निंग और एसेट बताओ, आउट ऑफ विच और बाय मींस विच ही हैज एक्वायर्ड सच प्रॉपर्टी, कहां से प्रॉपर्टी खरीदी, एविडेंस दो जिस पे हम विश्वास कर सकें, एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करो, एंड पर्टिकुलर दिखाओ टू शो कॉज व्हाई ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी, या पूरी की प्रॉपर्टी या कुछ प्रॉपर्टी एज द केस में भी, जैसा भी केस है, शुड नॉट बी डिक्लेयर टू बी प्रोसीड ऑफ क्राइम एंड फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बताओ क्यों हम इसको ना फॉरफिट कर लें और क्यों ना हम इसको डिक्लेयर कर दें कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से बनाई गई प्रॉपर्टी है। 30 days के टाइम उसको दिया जाएगा। वेयर ए नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 टू एनी पर्सन स्पेसिफाई एनी प्रॉपर्टी हैज बीन हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, और अगर उधर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी टेकन केयर करने के लिए तो उस व्यक्ति को भी उसकी कॉपी ऑफ नोटिस सर्व कर दिया जाएगा और मेन व्यक्ति को भी भेजा जाएगा। सेक्शन 120 पे आ जाते हैं, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, किन किन केसेस में फॉरफीचर हो सकता है। The court may, after considering the explanation,
एक्सप्लेनेशन कंसिडर कर दी जो सेक्शन 119 में दी गई है, और जो मटेरियल अवेलेबल उसके सामने किया गया है जो पर्सन अफेक्टेड हुआ है, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको दे के हमने उसको सुन लिया ऑर्डर्स के द्वारा, रिकॉर्ड की फाइंडिंग्स हमने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वेदर ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन आर प्रोसीड ऑफ क्राइम, तो हमने सब देख लिया। प्रोवाइडेड दैट इफ पर्सन इज अफेक्टेड डज नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट, एक तो है कि हमने उसको बुला लिया और हमने पूरी शिनाख्त कर ली, दूसरी है अगर वो आता ही नहीं है, नहीं आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, एक्स पार्टी ऑर्डर डिक्लेयर कर देंगे, राइट। Does not appear before the court, represent the case within a period of 30 days specified in the show cause notice, the court may proceed to report a finding under this subsection ex parte on the basis of evidence available for it। तो हम उसकी इंतजार नहीं करेंगे, हमने उसको पूरा पुख्ता समय दिया बट वो फेल हो गया आने के लिए, एक्स पार्टी हो जाएगा। सबसेक्शन 2 में आ जाते हैं जहां कोर्ट सेटिस्फाइड है कि सम प्रॉपर्टी जो रेफर की गई शो कॉज नोटिस में क्राइम्स की वजह से बनी है, और अब वो इतना उसमें पंजाबी का वर्ड है बम्बल भूसा बना हुआ है कि उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, तो देन इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी which to the best of its judgment are proceeds of crime and record a finding accordingly under subsection 1। सबसेक्शन 1 के हिसाब से रिकॉर्ड निकालेंगे कितनी वो है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉ का प्रयोग यूज करके इसकी फाइंडिंग्स निकाली जाएंगी। सबसेक्शन 3 बताता है जहां हमें पता चल जाता है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से प्रॉपर्टी बनी गई है, दैट शैल स्टैंड फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस, मतलब अब उसका कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपने पास फॉरफिट कर लिया है। सबसेक्शन 4 बताता है वेयर एनी शेयर्स इन ए कंपनी स्टैंड फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन, जब सिर्फ प्रॉपर्टी में शेयर्स भी तो आते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे हमने बताई थी, where any shares in a company stand forfeited to the share central government under this section, then the company shall notwithstanding anything contained in this company at 2013 or forthwith registered central government as the transferee of such shares, तो उसमें कंपनी का मालिकाना हक सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाएगा। फाइन इन ल्यू ऑफ फॉरफीचर, फाइन इन ल्यू ऑफ फॉरफीचर के अंदर 3 सबसेक्शन आते हैं, where the court makes a declaration that any property stand forfeited to central government under section 120, जहां कोर्ट ने डिक्लेरेशन दे दी सेक्शन 120 के हिसाब से पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉरफिचर में आ गई है, एंड इट इज अ केस वेयर द सोर्स ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन प्रूव्ड टू सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, it shall make an order giving an option to the person affected to pay in lieu of forfeiture a fine equal to the market value of such property। कुछ पार्ट है जिसके अंदर गड़बड़ लग रही है, तो उसके बदले में बजाय पूरी प्रॉपर्टी सीज करने के उसको बोला जाएगा कि आप थोड़ा सा फाइन दे दो और आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम आपका फॉरफिट नहीं करेंगे। बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर इम्पोजिंग ए फाइन अंडर सबसेक्शन 1 द पर्सन अफेक्टेड शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, पहले उसको आप सुनने की पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे, ओडी अल्टम पार्टम का जो हमारा नियम है लागू होगा। थर्ड सबसेक्शन बताता है वेयर द पर्सन अफेक्टेड पेज द फाइन ड्यू अंडर सबसेक्शन 1 विद इन सच टाइम एज मे बी अलाउड इन दैट बिहाफ, द कोर्ट मे बाय ऑर्डर रिवोक द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिचर अंडर सेक्शन 120 एंड देयरअपॉन सच प्रॉपर्टी शैल स्टैंड रिलीज, प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा क्योंकि बंदे ने फाइन भर दिया है। सेक्शन 122 सर्टेन ट्रांसफर टू बी नल एंड वॉइड, where after making of an order under subsection 1 of section 117 or issue of a notice under section 119 any property referred to in the said order or notice is transferred by any mode wheresoever such transfer shall for the purpose of proceeding under this chapter be ignored। आपने प्रॉपर्टी में इस चैप्टर के सेक्शन को इग्नोर करके ट्रांसफर मार दिया है और उस पर कोई केस चल रहा था, तो इस तरीके की ट्रांसफर को आप नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। And if such property is subsequently forfeited to the central government under section 120, then the transfer of such property shall be deemed to be null and void। Second last section है procedure in respect of letter of request। Every letter of request summon or warrant received by central government from and every letter of request summon or warrant to be transmitted to contracting state under this chapter shall be transmitted to contracting state or as the case may be to the sent to the concerned court in India in such form and in such manner as the central government may by notification specify in this behalf। जो भी हमारा वार्तालाप हो रहा है हमारे द्वारा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के द्वारा या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट द्वारा हमारे पास, वो एक बाय नोटिफिकेशन उसकी पूरी प्रोसीजर और उसके फॉर्मेट को सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से तय करके रखेगी।
application of this chapter, the central government may by notification in the official gazette read that the application of this chapter in relation to contracting state with the which reciprocal arrangement have been made shall be subject to such condition, exceptions or qualification as are specified in the said notification. सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा या ऑफिशियल गैजेट के द्वारा डायरेक्ट करेगी एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर को। ये जो हमने बात की है अप्लाई भी तो करना है इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ विद सच रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, जो हम उनसे मांग रहे हैं वैसे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट भी हम बनाएंगे। शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, एक्सेप्शंस और क्वालिफिकेशन आर एज आर स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन। इसकी सब चीजें नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड पहले से करी जाएंगी। चैप्टर 8 यहाँ पे खत्म होता है। जल्द मिलेंगे चैप्टर 9 के साथ। बहुत जल्दी हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पूरी किताब को खत्म करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बाद हम भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भी BA आपके सामने लेके आएंगे। बने रहिए लॉयर्स गाइड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।